अगर आपको सीजीएल 2026 प्री में 150 प्लस स्कोर करना है ना, और प्री एग्जाम आराम से निकालना है, प्री का कट ऑफ क्रॉस करना है, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अभी से आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो, एग्जाम जो होने वाला है अगस्त में तो होने के चांसेस बहुत कम है, सितंबर में होगा या तो अगस्त के लास्ट में होगा, सितंबर में होगा। तो अभी से भी आपको पास लगभग 50 दिन का टाइम है, 50 दिन 60 दिन के आसपास टाइम है। तो अभी से भी आप अच्छे से तैयारी करो तो कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अभी से भी अगर आपने इग्नोर किया और सोचा कि अब एग्जाम का डेट आ जाएगा तब करेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अभी से आपके लिए 50 दिन का स्ट्रेटजी लेकर के आऊंगा कि अगर अभी से आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, अभी से आपका क्या प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। मैथ्स में कैसे आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाना है। इंग्लिश में स्ट्रेटजी कैसे रखना चाहिए कि 40 प्लस स्कोर करें, जो वोकैबुलरी में मिस्टेक कर देते हो, कैसे ग्रामर में मिस्टेक कर देते हो, कैसे उसको चेक करना है। रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रीजनिंग में जैसे मार्क्स कम जा रहे हैं 45 प्लस, 40 से कम रह जा रहे हैं, उसको कैसे 50 ले जाना है। जीके का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट में मार्क्स जो बढ़ नहीं रहे उसको कैसे आपको बढ़ाना है, और मेंटली पॉजिटिव कैसे रहना, आपको जो डर लग रहा है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो उसको कैसे मेंटली स्ट्रांग रखे, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सबसे पहले चलते हैं मैथ्स का स्ट्रेटजी बात करते हैं, क्योंकि भाई मैथ ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास टाइम लिमिट नहीं था, तो हम 15 अपने आप को 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कभी 20 मिनट लेते थे, कभी 25 मिनट ले लेते थे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग में आ गया तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, तो बहुत चैलेंजिंग हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ में अपना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ में स्ट्रांग होगा वो तो आगे निकल जाएगा, फिर आप पीछे रह जाओगे। मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे कि कोई एक दो चैप्टर छोड़ देते हैं, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हैं, इससे तो कम क्वेश्चन आता है, देख लेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, और इसके लिए क्या करना है, हर दिन 2 घंटे का टाइम आपको देना ही देना है। ठीक है, अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देखो, आपको डर लग रहा होगा कि भाई 400 वीडियोस हैं, 300 वीडियोस हैं, कैसे कंप्लीट होगा। आपको ना पूरा एकदम डिटेल में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, प्री एग्जाम है और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन का लेवल इजी आएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के 2-4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, उतने से काम चल जाएगा। जैसे कि अगर हर एक चैप्टर में आप 50 से 60 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो 2-3 बार, तो आपका काम चल जाएगा। याद रखना कि आपको साथ में ये तो करना ही है, साथ में 1 घंटा आप टाइम देना कि फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवीजन, और फॉर्मूला खुद से कॉपी बना लो, फॉर्मूला की कॉपी। ठीक है, फॉर्मूला की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अपना फॉर्मूला का कॉपी खुद से बनाया था, मेरा दिखाता हूं, देखो ये चला गया, देखो ये मेरा फॉर्मूला का कॉपी है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने सारे चैप्टर का बनाया था। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लगते थे कि अगर 30 और 60 का अगर कोई एंगल है तो यहाँ पे अगर x होगा तो ये √3x होगा, 60 वाले के सामने 30 वाले के सामने x, ये 2 होगा। अगर 45 एंगल है तो क्या क्या होगा, x √2x होगा। अगर ऐसा हाइट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर θ1 θ2 पीछे का डिस्टेंस d है, तो अगर दोनों तरफ का डिस्टेंस d है, पोल है अगर हाइट, और θ1 एक तरफ से और एक तरफ से θ2 है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला को मैं लिख करके रखता था। जैसे कि फिर ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में जितने भी फॉर्मूला होते थे, क्या होगा, मेडियंस का क्या फॉर्मूला होता है, इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, आउट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते थे वो भी मैं लिखता था, एक्सटर्नल बाइसेक्टर का क्या। तो इस तरह से मैं सारे चैप्टर्स का मैं बना कर रख रखता था, और इसको बार बार रिवाइज करता था। कम से कम मैंने 50 से 60 बार इसको रिवाइज किया होगा। और कभी कभी क्या करता था कि एक बार मैंने कोई चैप्टर को याद कर लिया ना, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मान लो सर्कल कर लिया, तो सर्कल के करने के बाद मैं खुद से इसके सारे फॉर्मूलाज को लिखने की कोशिश करता था बिना देखे कि कौन कौन सा फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको मिल जाएगा। देखो ये अलजेब्रा का, अगर अलजेब्रा का सारे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, x + x 1/x 2 होता तो क्या होता है, अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ क्या निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ मैं लिखता था भाई, और इनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि आपको ये करना चाहिए, फॉर्मूला बना करके रखना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, आपको अगर ये फॉर्मूला का कॉपी चाहिए
तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल गोल्डन एसओ पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जाओ, लिंक इसको आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला के साथ साथ अपना नोट्स कॉपी जो भी बनाए हो उसको रिवाइज करते रहो। अगर आपके पास नोट्स कॉपी नहीं है तो आप बहुत पीछे हो, ऑलरेडी बहुत पीछे हो, ठीक है। तो आपको नोट्स कॉपी को अपना रिवाइज करते रहना। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है, वो आपको सेक्शनल टेस्ट आपको मैथ्स के लगाने हैं। क्यों लगाना है भाई? बाकी का सेक्शनल टेस्ट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, इसका लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं और उसके लिए प्रैक्टिस ही है। अगर कोई रनर है, रनर को अपना स्पीड को बढ़ाना है तो आपको बार बार रनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है कि भाई एक ही बार में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट करना, नहीं। पहले अपने आप को टारगेट दो, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन का टारगेट दो। इस तरह से आपको 5-7 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, डेली एक लगाने का कोशिश करना। 5-7 सेक्शनल टेस्ट, 8 सेक्शनल, जितना भी सेक्शनल टेस्ट कंफर्टेबल हो जाओ। जब 15 मिनट में 15 क्वेश्चन बनने लगे, उसके बाद 15 मिनट में अपने आपको चैलेंज दो 20 क्वेश्चन करने का। उसके बाद 15 मिनट में 20 नहीं 25 क्वेश्चन करने का, ठीक है। चैलेंज धीरे धीरे करके बढ़ाओ। और देखो जब 15 मिनट 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले इजी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना। कभी भी हार्ड क्वेश्चन आए, अनसीन क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं किए हो या फिर जो चैप्टर आप नहीं पढ़े उसको स्किप कर देना। और जो क्वेश्चन जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, जो आपको लगे कि आप बनाए हुए हैं, पहले से बनाए हुए, तो उसी को करना। और इस तरह से धीरे धीरे करके अपने आप को चैलेंज करके यहाँ तक आप पहुंचा सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 30 से 40 अगर मॉक टेस्ट सेक्शनल लगा लिए बहुत अच्छे से और उनके सारे क्वेश्चंस को कर लिए, तो आप ये वाला जो आपका टारगेट है ना 15 मिनट 25 क्वेश्चन, आप वहां भी पहुंच जाओगे। यहाँ नहीं पहुंचोगे तो कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे। अब एक टिप्स है कि कैसे आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन से लेकर के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पहुंचोगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैलकुलेशन पे काम करते रहना यार, कैलकुलेशन पे काम करते रहना। आप मैं बोलूंगा कि 25 तक का टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, मेंटल मैथ 22 + 32 कितना होगा, मेंटली जोड़ने की 30 20 50 54, इस तरह से मेंटल मैथ्स आपको करना होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा यूट्यूब से वीडियोस देखोगे, सर्च करोगे, अल्ट्रा कैल करके अभिनय सर का आता, वहां से कर लोगे तो हो जाएगा। आपको मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वीक चैप्टर्स पे काम करना पड़ेगा। वीक चैप्टर पे काम नहीं करोगे, उनके क्वेश्चन बार बार छूटेगा, उनके क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो आपको ये करना पड़ेगा, वीक चैप्टर पे काम। और कैलकुलेशन से आपका हर एक क्वेश्चन में 2 से 5 सेकंड आप बचा सकते हो। समझो आप 20 क्वेश्चन में कम से कम 70-80 सेकंड बचा सकते हो, जिससे कि आप 1 से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बना सकते हो। इसलिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। कुछ स्टेप्स जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो मेंटली ही आपको सॉल्व करना होगा। वीक चैप्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। उनके कम से कम बेसिक क्वेश्चंस को बार बार करो, बार बार खुद से करके देखो। एक बार अपना कॉपी को रिवाइज करो और उसके बाद कॉपी बंद करके सोचो कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक क्लोज आइज रिवीजन होता है जिसमें कि एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आइज क्लोज कर लो और उसके बाद सोचो कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और कैसे कैसे सॉल्व होता है। मेंटली सोचो कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में थे, वो भी बहुत अच्छा रिवीजन होता है। और एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर आपको अपना मैथ्स इंप्रूव करना है तो रिग्रेशन क्या होता है। जब कोई क्वेश्चन होता है तो हम एक बार पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़ते हैं, फिर आप कॉपी में उसका जो भी डाटा दिया है वो लिखते हैं। 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने में ही हम 30 सेकंड लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। तुरंत जैसे ही पढ़ो उसका डाटा अपने रफ कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो अच्छे से अपने कॉपी में लिखो और वहीं पे सॉल्व कर दो। तो ये थी आपकी मैथ्स की स्ट्रेटजी। आपको मैथ्स में क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप एक कैलकुलेशन ऐप है मैथ्स वर्कआउट करके, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी। देखो इंग्लिश में दिक्कत कहाँ आती है, इंग्लिश में हमारा कभी कभी वोकैब के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कभी कभी ग्रामर वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कभी कभी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि एक सेक्शनल मॉक टेस्ट। सच में मेरा भी ऐसे ही होता था, मेरा 30 के आसपास मार्क्स जाकर ना रुक गया था, इंप्रूव नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाता था और 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करता था। 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में सॉल्व करता था और 20 मिनट उसका एनालिसिस करता था कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं। अगर गलत होते थे तो मैंने एक कॉपी बना लिया था। अगर कोई वोकैब गलत हुआ तो वोकैब लिख लेता था, उसका चारों ऑप्शन भी लिख लेता था और उसको हिंदी में लिख लेता था। अगर मेरा कोई ग्रामर मिस्टेक हुआ तो ग्रामर मिस्टेक लिख लेता था। इस तरह से मैंने 50 से 60 सेक्शनल टेस्ट लगाए थे और 50 से 60 सेक्शनल टेस्ट ऐसे लगाए थे कि अगर मेरे को 50 से 60 सेक्शनल टेस्ट
कोई भी कभी भी पूछता, कोई भी क्वेश्चन उससे पूछता, कोई भी वोकैब पूछता, कोई भी कुछ भी पूछता तो मैं बता देता। इस तरह से मैंने किया था। तो अगर आप भी अगर 50 से 60 सेक्शनल टेस्ट अगर आप ऐसे कर लेते हो कि कोई भी वोकैब हो, कोई भी आरसी हो, कोई भी ग्रामर वाला मिस्टेक हो, अगर आपसे उसी 50 से 60 सेक्शन टेस्ट में पूछा जाए आप कर दो, तो समझो कि आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाना, 10 मिनट में सेक्शनल टेस्ट लगा लेना और 20 मिनट में एनालिसिस करना। जो क्वेश्चन ना बने उसको कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉपी को बार बार बीच बीच में रिवाइज करते रहना। चलो जैसे कि 4-5 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, तो अगले एक दिन लगा मत बनाओ और 4-5 को रिवाइज कर लो। फिर 10 जैसे ही सेक्शनल टेस्ट हो गए तो एक दिन छोड़ दो, गैप कर दो और 10 को आप रिवाइज कर लो। जब 20 सेक्शनल टेस्ट हो गए तो 2 दिन तक आप इन्हीं को रिवाइज करो। ये 20 सेक्शनल टेस्ट के सारे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, जो आपका वोकैब आपने नया मिला है, उसी को रिवाइज करो। साथ साथ मैं बोलूंगा कि वोकैब तो आप याद कर रहे होगे, उन वोकैब को आप रिवाइज करते रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको वोकैब को रिवाइज करते रहना होगा। अगर वोकैब्स को आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपका बहुत प्रॉब्लम होगा, आप भूल जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी मीनिंग याद करते रहना, जो भी आप जैसे भी वोकैब से याद करते हो, निमोनिक्स एग्जाम्पल आपको करते रहना है। और रिवीजन में आपको अपना ग्रामर रूल्स जो है ना, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। मैं क्या करता था, मान लो एक नाउन है, नाउन चैप्टर का कोई एक बुक खोलता था, उसके 100 क्वेश्चंस को लेता था, एरर वाले क्वेश्चन, और इन्हीं को 100 क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार करता था। इससे क्या होता ना, सारे रूल्स, क्योंकि 100 क्वेश्चन में नाउन के सारे रूल्स मिल जाएंगे, मेरा सारे रूल्स रट जाता था। तो वही मैं करता था कि मैं टारगेट करता था 2-3, ये 2 से 3 दिन में नाउन के क्वेश्चन करूंगा, बस नाउन के क्वेश्चन को ही बार बार कर रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर रहा हूँ। मेरा दिमाग में एकदम नाउन अच्छे से हो जाता था। फिर उसके बाद अगले दिन प्रोनाउन किया 2-3 दिन के लिए, फिर एडजेक्टिव किया, इस तरह से करता था। एक और इंपॉर्टेंट है, तो 30 मिनट ये करना है, 30 मिनट आपको वोकैब और रिवीजन करना है। उसके बाद रीडिंग और पैसेज और क्लोजेस पैसेज को सॉल्व करता था मैं। हर दिन रीडिंग में आधा घंटा डालता था। आधे घंटे रीडिंग डालना जरूरी है। अगर आपका ये दिक्कत आ रहा है, ग्रामर कभी गलती हो रहा है, कभी आरसी गलत हो रहा है, तो रीडिंग एक बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करता है। आपका रीडिंग अगर अच्छा होगा ना, तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भी निकाल लोगे कि यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। पैसेज सॉल्व कर लोगे आप, रीडिंग अगर आपका अच्छा है तो आपको रीडिंग करनी है और पैसेज सॉल्व करना है। पैसेज सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, ठीक है। पैसेज का एक लाइन पढ़ो, समझ जाओ कि किस टॉपिक पे पैसेज है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चंस को छोटा छोटा लिख लो ट्रिक के रूप में, कि चलो मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग पे है, तो कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मान लो पहला क्वेश्चन है कॉज ऑफ, तो कॉज लिख दो, कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इससे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमको पैसेज में ये वाला आंसर हमको ढूंढना है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, मतलब फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, कि क्या कौन कौन से फैक्टर के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, अभी का क्या इफेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या होगा, कोई वोकैब होगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद पैसेज पढ़ोगे, तो तुम क्वेश्चंस को रिलेट करते रहोगे, कहाँ पे हमको ये कॉज कहाँ मिल जाएगा, फैक्टर्स कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर अगर वोकैब से तो दिख रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो कभी पैसेज सॉल्व कर लिया करो, कभी PQRS सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, जिसको बोलता है पैराजंबल बोलते हैं। कभी क्लोजेस सॉल्व कर लिया करो, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है उसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में बता दिया है, सर्च करोगे गोल्डन एसओ पैसेज सॉल्व पैसेज या फिर गोल्डन एसओ क्लोज टेस्ट, तो मैंने तरीका बता दिया, उस तरीके से सॉल्व करोगे तो कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। अब ग्रामर रूल्स के लिए मैंने आपको बता दिया वही कि 100 क्वेश्चन पकड़ो, एक एक चैप्टर पकड़ो और उसमें 100 क्वेश्चन लो और उन्हीं 100 क्वेश्चन को 2 बार 4 बार करो, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सेक्शनल टेस्ट मस्ट है, ये वाला आपको जरूर करना है, ठीक है। अब उसके बाद रीजनिंग का स्ट्रेटजी। देखो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, 50 नंबर ला सकते हो इस क्वेश्चन। लेकिन वही होता है कि अगर 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हुआ तो आप 50 से सीधा 40 के आसपास पहुंच जाओगे, जो कि आप बहुत पीछे हो गए बहुत लोगों से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग तो हमारा स्ट्रांग रहता है, 1 घंटा टाइम दोगे तो हो जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सबसे पहले तो अपना नोट्स कॉपी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से सारे चैप्टर्स का, और ट्रिक्स का नोट्स, कि हर एक चैप्टर में बस 15, 20, 30 क्वेश्चन हो अलग अलग टाइप के, ठीक है। और उन ट्रिक्स को याद रखो। मान लो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो A से Z तक सारा इसका नंबरिंग तो याद होना चाहिए ना। K मतलब 11 होता है, P मतलब 16 होता है, H मतलब 8 होता है, ऐसे याद होना चाहिए। और इसका उल्टा भी याद होना चाहिए, LOVE, कि L का उल्टा O है, V का उल्टा E है, ठीक है। जैक एंड क्यूइन होता है, इस तरह से A का Z होता है, COX होता है, DW होता है।
इस तरह से आपको याद होना चाहिए, एकदम गेट बाय हार्ट होना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद होना चाहिए। ऑल ट्रिक्स एंड टिप्स को इस चैप्टर्स का आपको याद होना चाहिए। सिलोगिज्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो याद होना चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे, मिरर इमेज को हम कैसे तुरंत पकड़ सकते हैं वो याद होना चाहिए। ये आपको बार बार देखना है। हम वाटर इमेज कैसे देख सकते हैं, क्लॉक कैसे देख सकते हैं, सब कुछ आपको बार बार देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका मेमोरी में फिट हो जाए। उसके बाद वर्क ऑन वीक एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर। हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि हमेशा गलती होते हैं, उनके क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलती होते हैं, उन पे आपको जरूर करना है काम। मैं वही करता था कि जो जैसे सिलोगिज्म मेरा वीक था तो मैं क्या करता था, उसके 100 क्वेश्चन को उठाता था। यूट्यूब के किसी टीचर करवा रखे हैं तो उसको मैं 100 क्वेश्चन करता था। 100 क्वेश्चन पहले टीचर से कर लिया और 100 क्वेश्चन में बिना देखे करता था। फिर सॉल्यूशन देखता था कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, हो जाता था। अगर कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत है तो पहले 100 क्वेश्चन किसी टीचर से कर लिया, फिर 100 क्वेश्चन, 2-3 दिन टाइम देता था एक चैप्टर पे, और उसको स्ट्रॉन्ग करके ही छोड़ता था मैं। ठीक है, इसी तरह से आपका जो भी चैप्टर वीक लग रहा होगा पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, देख करके सॉल्व करना, टीचर से पढ़ना, उसके बाद खुद से सॉल्व करना। इस तरह से आपको रीजनिंग का स्ट्रेटजी रखना है। रीजनिंग में आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। ठीक है, 1 घंटा टाइम आप देखो, काफी है। अब जीके बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीके में 3 घंटा आपको डेली टाइम देना है। अब जीके पे क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अपना सिलेबस आपने लगभग कंप्लीट कर लिया होगा या फिर कंप्लीट करने के कगार पे हो गए। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास अभी भी नोट्स नहीं है ना, तो आप प्रिंटेड नोट्स किसी का बाई कर सकते हो। पीडीएफ से मत पढ़ना, पीडीएफ कोई काम का नहीं आता है, प्रिंटेड नोट्स ले लेना। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स के लिए मैं बोलूंगा कि गोल्डन एजुकेशन जो ऐप है, गोल्डन एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएगा प्रिंटेड नोट्स, वहां पे आप अपने पास मंगवा सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप बाय कर सकते हो या फिर पीडीएफ ही मिल जाएगा, जो भी है। तो आप कहीं से भी नोट्स आप जुगाड़ कर लो और उसको बार बार 2 बार 4 बार रीडिंग डालो। रीडिंग डालोगे आपको वहीं से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। 1 घंटे आपको देना है और उसी से इंपॉर्टेंट 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो और सारा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीज को छोड़ दिए कुछ चीज को पकड़े, आपको सारे पे ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पर देखो जैसे पॉलिटी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पे ध्यान से दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री पे नहीं दिया जाता, ज्योग्राफी पे भी आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको टारगेट देना पड़ेगा कि चलो 5 से 6 दिन मैं देता हूँ हिस्ट्री के लिए, 5 से 6 दिन पॉलिटी पे देता हूँ। ठीक है, और साथ साथ जो भी चैप्टर पढ़ो उसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आप करते रहो। ठीक है, 200 से 500 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे आपको करने हैं। ठीक है, मतलब नहीं, 1000 क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर से, और हर दिन आपको 200 क्वेश्चन के आसपास देखने हैं। 200 से 500 क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्या करना है, क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन देखो, आंखों के सामने से पास करो क्वेश्चन को, बस पास करोगे, उसका सॉल्यूशन देख लोगे, 2 बार 3 बार देख लोगे एक ही क्वेश्चन को ना, तो आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लोगे। थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा कि नोट्स से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कुछ कुछ, जैसे मान लो कोई डिजीज के बारे में कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो आप अगर डी से पूछा गया तो ई का भी याद कर सकते हो, विटामिन ए का कमी से क्या होता है। इस तरह से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स में अगर कहीं देखे हो तो उससे रिलेट किया करो। तो मैं यही करता था। लेकिन आंखों से के सामने से जितना क्वेश्चन पास करोगे वो आपके लिए फायदामंद होगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन आप कर सकते हो। पीवाईक्यू के लिए कहां से कर सकते हो, कोई भी बुक आपके पास जो ऑलरेडी, उससे कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा बुक है जिसमें कि आपको टाइप वाइज, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। वो पीडब्ल्यू पब्लिकेशन का जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का बुक है। ऐसे तो सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। बुक आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जीके का स्ट्रेटजी होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करें भाई, करंट अफेयर्स के लिए कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को करके जाना है। एक इंडोलॉगस करके चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइंस एंड टेक, यही से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इनको करना। स्पोर्ट्स से बहुत जरूरी है, जैसे अभी फीफा है तो फीफा से क्वेश्चन आ सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट कब कहाँ होने वाला है, अभी कहाँ पे। अवार्ड्स, अगर बुकर्स अवार्ड है, नोबेल प्राइज कुछ मिला है किसी को, पिछला नोबेल प्राइज किसको मिला था सारे सब्जेक्ट पे, वो याद कर सकते हो। अभी किसी का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है किसी का अगर, तो वो सब देख सकते हो। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अदर कंट्री के साथ होते रहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में अगर कोई स्पेसशिप गया हुआ है कोई,
तो वो सब के बारे में पढ़ सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स्टैटिक जीके भी है, स्टैटिक जीके में भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो स्टैटिक जीके आप कर सकते हो। ठीक है, तो जीके का स्ट्रेटजी आपका ये रहेगा, लास्ट 1.5 से 2 साल का क्वेश्चन आप कर सकते हो, उससे ज्यादा पुराना जाने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो इंडोलॉगस चैनल में वीडियोस है उसी को 4-5 वीडियोस देख लो, हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हो, मान लो एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना कि मान लो कि कोई एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, जैसे कि आपने कंप्लीट किया, आपने मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे एक ना मैराथन वीडियो देख लेना। ठीक है, मैराथन वीडियो देख लेगा ना, जिसमें कि 200 से 500 क्वेश्चन हो गए। मैराथन, मैथ्स लिख दिया मैंने, मैराथन वीडियो देख लो, जिसमें एक ही वीडियो में 4 से 5 घंटे का वीडियो, एक ही वीडियो में 400 से 500 क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो देख लिया ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। खुद से तो क्वेश्चन करोगे ही, लेकिन एक मैराथन वीडियो देख लोगे और उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया ना, पहली बार 1 का स्पीड में देखना, दूसरा 1.5 के स्पीड में देखना, तीसरा बार 2 के स्पीड में देख लेना। बस 2 से 3 बार देख लोगे, बहुत अच्छे से आपका वो टॉपिक हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर मान लो कि आपने साइंस पढ़ा, तो साइंस का एक SSC CGL का या फिर CHSL का मैराथन वीडियो देख लेना। जो भी टॉपिक पढ़ो उस पर मैराथन वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे मैराथन वीडियो कोई आ रहा है, स्पोर्ट्स पे लास्ट 2 साल का 2-3 घंटे का वीडियो देख लिया, उससे काम चल जाएगा। अवार्ड्स पे, लेकिन वीडियोस को सेव कर लेना और 2 से 3 बार आपको देखना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट पे सर्च करोगे, आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। अब जीके के बाद अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हो जाएगा। अब देखो भाई, खाली सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो कभी भी नहीं होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना कहाँ से? आपको टेक्स्ट बुक से लगाना, इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना, टेक्स्ट बुक से लगाना, और 1-2 इधर इधर से मॉक टेस्ट लगा सकते हो जो अदर प्लेटफॉर्म है, मान लो ओलिव बोर्ड हो गया, आपका RBE का हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वहां से आप सुपर मॉक हो गया वो सब लगा सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको टेक्स्ट बुक से मॉक लगाने हैं, क्योंकि इसका रिलेवेंट मिलेगा, आपको एनालिसिस वगैरह सब अच्छा मिलेगा। ठीक है, और अभी से ट्राई करना, क्योंकि डेली एक मॉक लगाएं। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। मॉक लगाने में 1 घंटा टाइम लगता है, लेकिन एनालिसिस 2 घंटे करना। ठीक है, 2 घंटा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, डीप एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन को फिर से देखो किसमें कितना टाइम लगा है, कैसे मैं टाइम सेव कर सकता था, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। आपको कॉपी देखना पड़ेगा पलट करके, तो 2 घंटे आपके टाइम लग जाते हैं। कॉपी, एक मॉक की कॉपी रख लेना, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस लिखते रहना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलती यही करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते तो, लेकिन उसका मॉक एनालिसिस के बाद उसको मॉक की कॉपी में लिखते नहीं है। देखो, मॉक कॉपी बना करके रखो। ठीक है, मॉक की कॉपी में डालते रहो। मेरा तो एक मोटी कॉपी हो गया, 100-200 पेज का मॉक का कॉपी बन गया था, और उस कॉपी को मैंने कम से कम 7 से 10 बार रिवाइज कर लिया था, उसके सारे क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि जितने भी मॉक के क्वेश्चन हो रहे हैं, आपका वो हो गया अच्छे से। अब मॉक का प्लान क्या होगा? मॉक में मैं बोलूंगा कि PYQ मॉक वीक में 2 लगाना, ऐप वाले मॉक, नॉर्मल जो मॉक होते हैं 2 मॉक वो लगाना, और एक आपको लाइव मॉक टेस्ट लगाना। मैं बता देता हूं कहां पे मिलेगा आपको मॉक टेस्ट। जैसे ये टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गो टू टेस्ट सीरीज में जाओगे, और यहाँ पे देखो आपको लाइव मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे वीकली लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना कभी कभी। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करना और देखना कि मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे PYP है, PYP मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्या करना, 2-4 मॉक आप 2025 का लगा लेना, कोई भी रैंडम मॉक टेस्ट। ठीक है, 2-4 मॉक आप 2024 का लगा लेना, रैंडम मॉक टेस्ट कोई भी, 2-4 2023 का लगा लेना, इस तरह से। और उसके बाद कुछ नॉर्मल मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ से आपको लगाने हैं। देखो, ये नॉर्मल मॉक टेस्ट मतलब फुल टेस्ट है, ये फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2, फुल टेस्ट 3। यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट आपको यहाँ से भी लगा करके जाने हैं, कुछ एडवांस मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हैं। फुल टेस्ट में ही आपको यहाँ पे एडवांस फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, तो ये लगा लेना। ठीक है, लेकिन भाई ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको पास परचेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास पास नहीं है ना, यहाँ पे जाना, पास आपको परचेस करना पड़ेगा, और अभी प्राइस भी कम चल रहा है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। देखो, ऐसे 700 प्लस रहता है, अभी 499 मिलेगा। एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, टॉपर कूपन कोड यूज कर लो तो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, टॉपर TOPPER। तो चलो अब वापस चलते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट याद करना। मैं कम से कम टेक्स्ट बुक का 150 मॉक टेस्ट लगाया था, 150, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ से 160 प्लस मेरे मार्क्स आए थे प्री में।
यहीं से लगाने के बाद। और जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ना, समझो उसी के आसपास आपका मार्क्स आएगा। अब मॉक टेस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस नहीं करोगे, अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट और अनसॉल्व क्वेश्चंस को आपको अपने कॉपी में लिखना है और इसको रेगुलरली रिवाइज करना है। और टाइम के साथ आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होगा। हो सकता है कि अभी आपका 80 आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होगा। अप डाउन मार्क्स होता है कि 110 जाने के बाद फिर से 90 हो गया, फिर 90 के बाद 110 115 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके मॉक में मार्क्स। ठीक है, देखो बेनिफिट क्या होता है कि कॉपी जब बनाते हो, ट्रैक वीकली टॉपिक्स है वो ट्रैक हो जाता है। इंपॉर्टेंट अनसॉल्व क्वेश्चन जो होता है उसका रिवाइज हो जाता है रेगुलरली। बेटर प्रिपरेशन, बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा फील होगा कि भाई मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो मेरा लिखा हुआ, उसको मैंने रिवाइज कर लिया, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी आपका आएगा। ठीक है, मॉक का प्लान मैंने बता ही दिया कि 2 PYQ लगाना वीक में, 2 नॉर्मल मॉक लगाना, 1 लाइव मॉक टेस्ट लगाना। इतना मॉक लगाते हो और अच्छे से एनालिसिस करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला याद रखना कि हर एक 10 मॉक टेस्ट लगाओगे और 5 और प्लस इसका अच्छे से एनालिसिस करोगे तो 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद 5 मार्क्स इंप्रूव होगा। तो मान लो अगर आपको 20 मार्क्स इंप्रूव करना है अपना, तो आपको 40 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। अगर आपको 30 मार्क्स इंप्रूव करना है तो 60 मॉक टेस्ट, उसका डबल मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे, और डेफिनेटली ये काम करता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये सब चीजें तो हम कर लिए, क्या इतना ही हमारे लिए काफी है? नहीं, अब आपको अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, पॉजिटिव भी रखना है। तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आता रहता है ना, हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है हम पीछे छूट रहे हैं, फोमो होने लगता है, यार हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह से इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इसी की वजह से बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। अच्छा तैयारी होता है घर पे, लेकिन नहीं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको मेडिटेशन करना है हर दिन, 5 से 10 मिनट बैठना है आइज क्लोज करके, अंतर ध्यान करना है, अंदर को देखना है और विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है कि आपका जॉब लग गया है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या मेहनत किया है, कि मैंने बहुत अच्छे से मॉक लगाया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। और अफर्मेशन भी यूज करना है। अफर्मेशन में आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सोचना है मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप कुछ और भी बोल सकते हो, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। जब भी डिमोटिवेशन लगे तो आपका ये पर्पस, आपका पर्पस यही है ना भाई, बनना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, जो भी बनना है, आई एम बोलो, मैं खुद हूँ, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसको कॉपी पे लिखो, 10 बार 20 बार लिखोगे, मोटिवेशन आ जाएगा, फिर से आप तैयारी करने लगोगे। कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, हिंदी वाले, सोनू शर्मा सर का हो गया, और भी बहुत सारे लोग का आता है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, और बुक्स रीडिंग भी कर सकते हो। मोटिवेशनल बुक्स आते हैं मेरे टेबल पे, तो हमेशा एक मोटिवेशनल बुक्स होता था। जब भी डिमोटिवेशन होता था थोड़ा 2-4 लाइन पढ़ लेता था। ठीक है, और अपना अपना इनकम आई कार्ड ऐसा करके ध्यान दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप को फॉर्मल में देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो। तो मेडिटेशन इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अफर्मेशन हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन हेल्प करता है। अफर्मेशन ऐसे बोलते रहना है, थोड़ा सा ऐसा बोलना कि अपने आप को सुनाई दे। ठीक है, और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लड़का लास्ट तक फाइट करता है सिलेक्शन जरूर होता है। ठीक है, अगर तुम लास्ट तक फाइट करोगे, एग्जाम के पहले दिन तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका चांसेस बना हुआ। जैसे कि आप थोड़ा सा होप छोड़ देते हो कि यार अब नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे जिस भी सिचुएशन पे हो, अभी अगर आपका 30 मार्क्स आ रहा हो, 50 मार्क्स आ रहा हो, लेकिन आपको ये फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि एग्जाम के लास्ट दिन तक फाइट करूंगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, एक लास्ट में कोट यही है, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते। तो सपना ऐसा होना चाहिए कि सपना कि भाई हमको सोने नहीं दे रहा, हमको मेहनत करने का मन कर रहा है, जब तक अचीव नहीं कर लेंगे हम उसके लिए मेहनत करें। तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना है भाई। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत सारा चीज इसमें समझ में आया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है सारे सब्जेक्ट। ओके, और इसको फॉलो करो। ये जो पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, गोल्डन एसओ सर्च करोगे टेलीग्राम पे, गोल्डन एसओ, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ, आपके काम में आएगा। साथ में मैं अपना फॉर्मूला का कॉपी भी डाल दूंगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने हैं, किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना,
और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर और तैयारी करते रहो, अपना बेस्ट दो।